अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिस्क असेसमेंट का टॉपिक है। टुडे विल स्टडी अबाउट रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का बैकबोन होता है। ठीक है, ये जो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें रिस्क असेसमेंट का एक बहुत ज्यादा अहमियत होता है। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। Hazards, something with the potential to cause harm. हजर क्या है? हर वो चीज जिसमें जिससे नुकसान हो सकते हैं, जिसमें यह हैसियत होते है कि जिससे किसी बंदे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो हजर से किसी बंदे को या कंपनी में उससे कोई नुकसान हो सकता है। तो हजर्स के 5 टाइप्स है। फिजिकल हजर्स है, केमिकल हजर्स है, बायोलॉजिकल हजर्स है, एर्गोनॉमिक हजर्स है और साइकोलॉजिकल हजर्स है। इस तरह रिस्क द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म ऑकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द सिविरिटी ऑफ द फोर्सिबल हार्म। रिस्क क्या है? इसमें दो चीजें हैं। रिस्क में एक सिविरिटी है और दूसरा लाइक्लीहुड। यानी किसी भी कंपनी में, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हजर से उसके चांस कितना है और उससे नुकसान कितना हो सकता है, तो वो रिस्क है। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। रिस्क प्रोफाइलिंग, the process of identifying and assessing the range of risk that threaten an organization along with recognition of their likelihood and probable impacts, the current risk management controls in place, and the identification and prioritization of further control measures। ये रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है? रिस्क प्रोफाइलिंग की वजह ये इसके जरिए हम किसी भी कंपनी में जो हजर्स है और हजर से जो रिस्क है और जो ऑलरेडी उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो हिफाजती तदाबीर या एहतियाती तदाबीर जो लिए हुए हैं, उस सब का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यानी रिस्क प्रोफाइलिंग के जरिए हमें किसी भी कंपनी का जो उसमें रिस्क और हजर्स और वो हजर जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, उसका पूरा पूरा पता हम हमें पता हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? रिस्क असेसमेंट, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स by evaluating the risk arising from a hazard, taking into account the adequacy of any existing controls in deciding whether or not the risk is acceptable। इसका मतलब यह है कि रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट में हम लोग जो है सबसे पहले हजर्स को मालूम करते हैं। जो कंपनी में जितने भी एक्टिविटीज है उसमें जो हजर्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते, उसको मालूम करते, और उस हजर से जो रिस्क है कि उस हजर से कितना रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है, उसको मालूम करते, और उसके बाद उस रिस्क को हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी उसको कंट्रोल मेजर देते हैं, यानी उसको एहतियाती तदाबीर दिए जाते हैं, एहतियाती तदबीरें दिए जाते हैं या कंट्रोल्स मेजर्स दिया जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आते हैं, यानी जो हजर से उसको उस लेवल तक लेके आते हैं कि जिस पे हमारे वर्कर काम कर सकता है। ठीक है, तो ये रिस्क असेसमेंट है। The outcome of risk profiling will be that the right risks have been identified and prioritized for actions. The right control measures have been identified and implemented, and minor risks have not been given a disproportionate priority। यानी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसका मकसद या उसका जो रिजल्ट है, हम क्यों रिस्क प्रोफाइलिंग, एक कंपनी का रिस्क प्रोफाइलिंग या एक कंपनी का जो वो हदो हाल है वो क्यों मालूम करते, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कितना हजर्स है, इसमें
इस कंपनी से कितना नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, उस हज़र से, और उस हज़र को हम लोग मालूम करते हैं, और उस हज़र को हम लोग कंट्रोल मेजर्स भी देते हैं, और उस कंट्रोल मेजर के बाद जो रिस्क या हज़र्स रह जाते हैं, कि वो एक्सेप्टेबल रिस्क है या नहीं है, कि उस पे हम लोग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इस तरह इसका एक और भी आउटकम है। आउटकम यह है कि रिस्क प्रोफाइलिंग से हमें पता चल जाता है कि जो हाई लेवल का रिस्क है, हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय लो कैटेगरी या लो रिस्क जो है, ठीक है, क्योंकि हाई रिस्क को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे ताकि वो कंट्रोल हो जाए। फिर उसके बाद मीडियम के बाद लो को प्रायोरिटी देगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम हाई रिस्क को देगा कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, या रिस्क असेसमेंट हम लोग कंपनी में क्यों कंडक्ट करते हैं, इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है। तो टू प्रिवेंट डेथ इन पर्सनल इंजरी, यानी जो कंपनी में जो लोग मरते हैं या उसे जो पर्सनल इंजरी या जो लोग जख्मी होते हैं, एक तो अगर हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं और बनाते हैं तो डेथ भी नहीं होगा और लोग पर्सनली इंजर भी नहीं होंगे। दूसरा, अदर टाइप्स ऑफ लॉस इंसिडेंट्स, और कंपनी में ये जो इंसिडेंट्स है और उससे नुकसान होते हैं वो भी प्रिवेंट हो सकते हैं अगर हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं कंपनी में। ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ, और कानून शिकनी भी नहीं होगी अगर हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग रिस्क असेसमेंट में उसमें कंट्रोल मेजर देते, तो उस वजह से वो स्टेट का जो कानून है उसकी कानून शिकनी भी नहीं होगी, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ लॉस, और रिस्क असेसमेंट की वजह से जो लॉसेस जो हमारी कंपनी के लॉसेस होते वो भी प्रिवेंट या खत्म हो जाते या खत्म हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबल इनसफिशिएंट असेसमेंट, यानी वो रिस्क असेसमेंट जो हम लोग उसको बना लेते हैं और उसके बाद हमारे कंपनी के जो वर्कर्स है उस रिस्क असेसमेंट को इंप्लीमेंट करके उसे कोई नुकसान न हो, तो वो रिस्क असेसमेंट सुटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट होगा। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, इसमें सबसे पहले जितना भी रिस्क है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेगा, और इनेबल एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज कंट्रोल मेजर्स, फिर उस रिस्क के लिए जो मालिक है या जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है या जो मालिक है वो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स भी आइडेंटिफाई करेगा। कंट्रोल मेजर हिफाजती या एहतियाती तदाबीर appropriate to the nature of the work, proportionate to the risk, और suitable और sufficient risk assessment जो होता है वो जो कंपनी में जो रिस्क है, जो रिस्क का नेचर है, बिल्कुल उसके मुताबिक वो रिस्क असेसमेंट भी होगा। यानी मतलब ये है कि वो जो रिस्क है वो पूरा कंट्रोल होगा, और उसमें जो कंपनी में जो एक्टिविटीज है, वो जो एक्टिविटीज लोग कैरिड आउट करते हैं उस एक्टिविटीज से उन लोगों को नुकसान नहीं होगा, तो वो सफिशिएंट और सुटेबल रिस्क असेसमेंट होगा। और फिर क्या है, वैलिड फॉर अ रीजनेबल टाइम, यानी ये रिस्क असेसमेंट जो है एक खास टाइम के लिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस रिस्क असेसमेंट को हम लोग रिव्यू करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम लोग रिस्क असेसमेंट नहीं बनाया जाता या नहीं बना सकते, इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते हैं, उस टाइम के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, एक वैलिड टाइम, और ये एनुअली हम लोग रिस्क असेसमेंट को दोबारा रिव्यू करते हैं अगर कोई एक्सीडेंट या कोई प्रोसेस चेंज न हो, ठीक है। देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिस्क असेसमेंट, इन्हें रिस्क असेसमेंट के लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं
उसके सोर्सेस क्या है, उसके जराए क्या है। सोर्सेस के भी इंटरनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी के इंटरनल भी हो सकते हैं। यानी हम कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है या कंपनी में जो हम लोग जो कर रहे हैं उससे भी हजर्ट्स के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, सॉरी, रिस्क असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम लोग जो अपना रिस्क असेसमेंट कंपनी के लिए बनाते हैं उसके लिए एक्सटर्नल डेटा से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट के लिए हमें दो सोर्सेस दरकार है। एक इंटरनल सोर्सेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर से हम लोग डेटा लेते हैं, अंदर से वो चेक करते हैं। और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कंपनी से बाहर का जो डेटा है उससे भी हम लोग अपने कंपनी के लिए अपने कंपनी के रिस्क असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितने भी एक्सीडेंट्स है वो पूरा रिकॉर्डेड होते हैं, उस रिकॉर्ड से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन इल हेल्थ डेटा, एब्सेंस रिपोर्ट्स। फिर वर्कर जो बीमार हुए या जो वर्कर्स एब्सेंट है उसका भी डेटा होता है, उससे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्यों वर्कर बीमार हुए, किस वजह से हुए, या क्यों वो लोग एब्सेंट है। और एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड में कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था, तो वो काजिज जो है, जो वजूहात है, उसके इंफॉर्मेशन हम लोग अपने रिस्क असेसमेंट के लिए वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन मेडिकल रिकॉर्ड्स, हमारे पास जितने भी लोग, जितने भी वर्कर्स मेडिकल के लिए जाते हैं या जो सिक होते और जाते हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। वो हम लोग चेक करते हैं कि किस वजह से वर्कर्स बीमार हुए थे। देन रिस्क असेसमेंट, ऑलरेडी हमारे कंपनी में रिस्क असेसमेंट्स मौजूद है, या प्रीवियस जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स दिए हैं उस प्रोजेक्ट्स में जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब एक्टिविटीज का रिस्क असेसमेंट हमारे पास डेटाबेस में होता है। तो वो रिस्क असेसमेंट से भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जब हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। ठीक है। देन मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, जितने भी हमारे प्लांट्स इन इक्विपमेंट्स है उसके जो मेंटेनेंस रिपोर्ट है उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शंस, साइट में जो सेफ्टी इंस्पेक्शन होते हैं उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, फिर हमारा जो ऑडिट्स होते हैं कंपनी का, वो ऑडिट्स में भी वो लोग ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं या नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट जो जिसको हम इनसी कहते हैं, इनसीआर कहते हैं, वो बनाते हैं। तो उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जितने भी हमारे कंपनी में अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं उस सारे एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीशी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद होता है। और उन रिपोर्ट से हम लोग वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था, कौन से काजेस थे, फिर उस टाइम पे कंट्रोल मेजर्स किया दिए, कौन से कंट्रोल मेजर्स दिए थे। तो ये डेटा हम उससे ले सकते हैं अपने रिस्क असेसमेंट के लिए। जब हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हम प्रीवियस रिपोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है। देन सेफ्टी कमिटी मिनट्स, जितने भी हमारे कंपनी में सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स हुए हैं, यानी जितने भी मीटिंग्स हम लोग करते हैं उन सारे मीटिंग्स का प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के शक्ल्स में, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। उसमें जो इश्यूज डिस्कस होते हैं वो पूरे इश्यूज उन डॉक्यूमेंट्स में महफूज होते हैं और हम लोग उन डेटा से अपने रिस्क असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। ये इंटरनल सोर्सेस जो हम अपने कंपनी से जो सोर्सेस है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस है अपने रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए, वो यही है: एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इल हेल्थ डेटा, इन एब्सेंस रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिस्क असेसमेंट, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शन, ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, सेफ्टी कमिटी मिनट्स। देन एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है? नेशनल लेजिस्लेशन, जो कौमी कानून यानी मुल्क का जो कानून होते हैं उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, यानी ये इस तरह के कोड्स होते हैं जो इंटरनेशनली बनाए जाते हैं या नेशनल लेवल पे बनाए जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि कौन सा काम हमने
किस तरीके से करने हैं, वो एक अप्रूव्ड कोड्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वर्किंग एट हाइट करने हैं, तो उसके लिए हमें एक तरीका बताया जाता है कि आप लोगों ने ये काम इस तरीके से करना है, ये मटेरियल यूज करने, स्कैफोल्डिंग यूज करें या जो भी है, तो वो एक अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, इन्हें एक अप्रूव्ड तरीका होता है कि इस तरीके से आप लोगों ने ये काम करने हैं। Then standards, that is BSI, British Standard Institution, ISO, International Standard Organizations, ये इससे भी हम लोग स्टैंडर्ड्स, यानी वो काम करने के तरीके, इससे भी हम लोग को डेटा मिल सकते हैं, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, जो सामान बनाते हैं, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होता है कि कोई भी हम लोग जो मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ एक किताबचा होते है, तो उसमें पूरा इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि क्या क्या है, उसमें क्या किस तरह, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है, तो उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है अपने रिस्क असेसमेंट के लिए। देन ट्रेड एसोसिएशंस, सेफ्टी पब्लिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज, trade unions, charities, etc. These are the sources of information from which we can take information for our risk assessment. ये external sources है जिसकी वजह से हम जिससे हम लोग अपने रिस्क असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। एक इंटरनल सोर्स है और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, द 5 स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट। जब हम लोग रिस्क असेसमेंट अपने कंपनी के लिए बनाते हैं, अपनी कंपनी के एक्टिविटीज के लिए जो हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, तो उसके कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है, एज डिफाइंड बाय द एचईसी हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। ये जो 5 स्टेप्स है, हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव जो यूके का गवर्नमेंट्स का इदारा है, हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, उसने डिफाइन किए, और इसमें 5 स्टेप्स उन्होंने डिफाइन किए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द हज़ार्ड। जब भी हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, जो उसमें पहला स्टेप है वो ये है कि उसमें हम लोग जितना जो भी एक्टिविटी या जो भी काम कर रहे हैं उसमें हज़ार्ड्स को तलाश कर ले। देन स्टेप 2, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। इन स्टेप 2 में हम वो लोग तलाश कर ले जिसको इस हज़ार्ड से नुकसान हो, और किस तरह वो नुकसान उसे पहुंच सकता है। स्टेप 3, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। स्टेप 3 में जो हज़ार्ड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, वो उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको मजीद फर्दर एक्सप्लेन करेगा, इवैल्यूएट करेगा, और उससे रिस्क मालूम करेगा, और उस रिस्क के लिए जो प्रिकॉशंस है, जो एहतियाती इकदामात है, वो भी डिसाइड करेगा। और स्टेप 4, रिकॉर्ड significant record the significant findings and implement। और स्टेप 4 में फिर क्या करने, जो तीनों स्टेप में, आइडेंटिफाई द हज़ार्ड्स, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। यानी ये जो 3 स्टेप, जिसमें जो हम लोगों ने 3 स्टेप में जो कार्रवाई किए, वो स्टेप 4 में वो सारे एक जो हमारी कार्रवाई है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते, और उसको फिर हम वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट भी करते। स्टेप 5, रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। और स्टेप 5 में हम लोग जो है ये पूरा जो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट पर बनाए हैं, उसको कब रिव्यू करने और कब अपडेट करने, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द हज़ार्ड्स। 2 किस्म के हज़ार्ड्स होते हैं, एक है सेफ्टी हज़ार्ड्स और दूसरा है हेल्थ हज़ार्ड्स। सेफ्टी हज़ार्ड क्या है? कैपेबल ऑफ काजिंग फिजिकल इंजरी। इस हज़ार्ड से हमारे ये वर्कर के जो फिजिकल उसको जिस्मानी इंजरी हो सकती है इस हज़ार्ड से। वो क्या है? वर्किंग एट हाइट, ऊपर लोग काम करते हैं, वो गिर सकते हैं और उसे कोई इंजरी, फिजिकल इंजरी हो सकती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वर्कर के ऊपर कोई चीज भी गिर सकते हैं, उससे भी वो फिजिकल वो इंजर हो सकते हैं। मूविंग व्हीकल्स, गाड़ी आगे पीछे चलते साइड में या वर्क प्लेस में,
तो भी किसी वर्कर को मार सकते हैं, तो उसे फिजिकल इंजरी हो सकती है, मशीनरी से भी इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उससे भी हमारे वर्कर्स को फिजिकली इंजरी हो सकती है, ठीक है, केमिकल से भी हो सकती है, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, डीप वाटर, फायर एक्सप्लोजन, एनिमल्स वायलेंस, ये वो हज़ार्ड्स है जिससे वर्कर को फिजिकली इंजरी हो सकती है, यानी जिस्मानी तौर पर वो वर्कर्स इंजर हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, इंजर मीन जख्मी। देन हेल्थ हैजर्ड क्या है? कैपेबल ऑफ काजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज और इल हेल्थ, ये वो हैजर्ड्स है जिससे वर्कर्स को बीमारी हो सकती है, वर्कर को जिस्मानी बीमारी हो सकती है। वो कौन से बीमारी हो सकती है? फिजिकली भी उनको बीमारी हो सकती है, ठीक है। और केमिकल्स, वो केमियाई कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो उससे भी वर्कर के जिस्म को बीमारी हो सकती है, ठीक है, वर्कर को बीमारी हो सकती है। बायोलॉजिकल बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस, उससे भी वर्कर बीमार हो सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स और साइकोलॉजिकल। एर्गोनॉमिक ये वो हज़ार्ड्स है, यानी एक वर्कर है वो अपने काम में फिट नहीं है, यानी वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसमें फिट नहीं है, तो एर्गोनॉमिक हज़ार्ड्स है। और अगर वो फिट हो तो फिर एर्गोनॉमिक हज़ार्ड्स नहीं हुआ, वो एर्गोनॉमिक है, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स, यानी अगर आप एक वर्कर को ज्यादा काम दे रहे थे या कोई कंपनी उसे ज्यादा काम देते तो जिस साइकोलॉजिकल, वो नफ्सियाती तौर पर वो बीमार हो सकते हैं, ठीक है। हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, हम हज़ार्ड्स को किन तरीकों से आइडेंटिफाई करेगा या मालूम करेगा? टास्क एनालिसिस, एनालाइज जॉब कंपोनेंट्स बिफोर द जॉब स्टार्ट्स। टास्क एनालिसिस यानी जो पहला तरीका है उसमें हम लोग जो है जॉब को एनालाइज करते हैं, जॉब को कंपोनेंट्स यानी टुकड़ों में लेके आते हैं काम शुरू होने से पहले। यानी कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं उससे पहले वो काम आप लोग उसको स्टेप्स में लेके आए या स्टेजेस में लेके आए, छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आए, और हर टुकड़े में या हर स्टेज में उसमें आप लोग हज़ार्ड तलाश कर ले, और उस हज़ार्ड से रिस्क कितना है और वो रिस्क आप लोग किस तरह कंट्रोल करेगा, तो वो जॉब फिर सेफ होगा, वो जो वर्कर काम करते हैं वो सेफ तरीके से फिर काम करेगा, ठीक है। देन लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, डॉक्यूमेंट्स, ये जो मुल्क का कानून होता है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लेजिस्लेशन है, अगर मुल्क का कोई कानून है तो उसमें भी हमें स्टैंडर्ड्स या गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स उससे भी हमें मिल सकते हैं कि यह काम हम लोगों ने किस तरीके से करना है। देन मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग हैंडबुक्स, केमिकल सेफ्टी डेटा शीट्स, यानी मैन्युफैक्चरर जो कोई चीज, जो कंपनी या जो मालिक कोई चीज बनाते हैं, उस चीज बनाने के साथ वो लोग, वो अगर जो उनका प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो लोग बेचते हैं उनके साथ पूरा इंफॉर्मेशन भी वो देते हैं, ठीक है। या वो अगर कोई मशीन हो उसके ऑपरेटिंग बुक भी देते हैं कि किस तरह ये मशीन आप लोगों ने ऑपरेट करने है, एक किताबचा होता है, ठीक है। या अगर कोई केमिकल हो उसके साथ केमिकल सेफ्टी डेटा शीट्स होता है, ठीक है। उसमें पूरा सब कुछ लिखा होता है, उसमें 16 आइटम्स होते हैं, यानी 16 आइटम्स होते हैं, और उसमें लिखा होता है कि किस चीज से बना है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। फर्स्ट एड के बारे में भी लिखा होता है, अगर कोई किसी बंदे को लग जाए तो किस तरह वो उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सब कुछ उसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। देन इंसिडेंट डेटा, एक्सीडेंट्स, नियर मिस, इल हेल्थ, ये इससे भी हम लोग हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट या नियर मिस या इल हेल्थ का जो डेटा है उससे उसे हमें मालूम होता है कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या वो लोग किस वजह से बीमार हुए थे, या नियर मिस हुआ है, क्या नियर मिस जो हुआ था वो रीजन क्या थे, वो रीजन हम लोग उसमें तलाश करते हैं, ठीक है। टास्क एनालिसिस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, श्रीरेम। श्रीरेम जो एक्रोनिम से इसके SREDIM। तो पहले जो एस है, हम किसी भी टास्क को ले ले तो उसको पहले सेलेक्ट कर ले, कोई भी टास्क आप उसको सेलेक्ट कर ले, रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ दिस टास्क, फिर जितने भी वो टास्क के स्टेजेस है, ठीक है, उसको स्टेजेस में लेकर आओ। फॉर एग्जांपल अगर आप
टास्क को सेलेक्ट करते हैं कि जो टी बनाना है, चाय बनाना है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक सिंपल टास्क है चाय बनाना, तो उसको स्टेजेस में लेके आओ। उसके स्टेजेस क्या है? के लिए वर्कर चाहिए, यानी पकाने वाला बंदा चाहिए। फिर उसके लिए आप लोगों को वो जो जिस बर्तन में आप लोग उसको चाय पकाते हैं वो भी चाहिए। वो उसके लिए फिर आप लोगों को गैस और गैस सिलेंडर्स भी चाहिए, स्टोव और गैस सिलेंडर्स। ठीक है, ये पूरा स्टेजेस है। पानी चाहिए, दूध चाहिए, ये पूरा फिर वो प्रोसेस आप लोगों ने करना है। उसको स्टोव को जलाना है, उसके ऊपर पानी रखना है, फिर उसको आप लोगों ने उसको जोश देना है। ये सब कुछ, ये पूरे जो है ये स्टेजेस है। और फिर आप हर स्टेज में चेक कर लो कि इसमें हज़ार्ड्स कितने हैं और उस हज़ार्ड से रिस्क कितना है और उस रिस्क को हम लोग कंट्रोल किस तरह करेंगे। इसी तरीके से आप लोग हर किस्म के जो टास्क है, आपके जो कंपनी में हर किस्म के जो टास्क है, उसको आप ये 3D वर्ड इस्तेमाल करके या टास्क एनालिसिस करके वो आप इस तरीके से आप उसको एनालाइज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर इवैल्यूएट रिस्क सेट ईच स्टेज। जब आप टास्क को स्टेजेस में लेके आते हो, उसके बाद हर स्टेज में देखो कि कितना रिस्क है। देन डेवलप द सेफ्स वर्किंग मेथड्स। फिर आप वो जो रिस्क है उसके लिए कोई सेफ तरीका बना लो कि मैं उस रिस्क को किस तरह कंट्रोल करूंगा। आप लोग वो तरीका बना लो। देन इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड। जब आप उसके लिए सेफ वर्किंग मेथड यानी महफूज तरीका जब आप उसके लिए बना लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर लो, लागू भी कर लो, प्रैक्टिकली लागू कर लो। वो तरीका प्रैक्टिकली आपको लागू करना चाहिए। देन मॉनिटर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। और फिर आप चेक भी कर लो कि ये जो तरीका आपने बनाया है ये सही भी है या नहीं है। उसको मॉनिटर कर लो, उसका इफेक्टिवनेस चेक कर लो कि वो कितना पायेदार है। ठीक है, फिर रिस्क असेसमेंट का जो स्टेप 2 है, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। इसमें आपने वो लोग मालूम करने हैं जिसको ये जो हजार्ड्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए उससे रिस्क हो सकते हैं। तो कौन से लोग हो सकते हैं? जो उधर वर्कर्स है, जो काम कर रहे हैं उधर, उनको रिस्क हो सकते हैं। ऑपरेटर्स अगर उधर हो, जो कोई मशीनरी चलाते हैं तो उसको भी रिस्क हो सकते हैं। मेंटेनेंस स्टाफ को भी रिस्क हो सकता है और क्लीनर्स जो सफाई वगैरह काम काज करते उसको भी रिस्क हो सकते हैं। देन कंट्रैक्टर्स, अगर उधर कोई कंट्रैक्टर्स हो तो उनको भी रिस्क हो सकते हैं, विजिटर्स को भी हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इवन पर्सन, यानी उधर जो पब्लिक मेंबर्स है या दूसरे भी लोग उनके भी रिस्क हो सकते हैं। और अगर उधर ट्रेसपासर हो यानी अगर उधर से कोई लोग गुजरते हैं उनको उसको भी रिस्क हो सकते हैं। स्टेप 3, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशन। स्टेप 3 में जो रिस्क असेसमेंट का जो तीसरा स्टेप है, इसमें हम लोग जो रिस्क है उसको इवैल्यूएट करेगा और उसके लिए प्रिकॉशंस देगा। जो एहतियाती इकदामात है वो भी हम लोग इस स्टेप में और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए देंगे। इज द लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल और डज इट नीड्स टू बी रिड्यूस। और हम चेक करते हैं कि आया जो हमारा रिस्क जो जो हमारे साइट में या जो हमारे कंपनी में है या जो उधर जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है, यानी उसके ऊपर हमारे बंदे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी मजीद उसको कम करना चाहिए। तो रिस्क को हम लोग रिस्क इक्वल लाइक्लीहुड इनटू सिविरिटी, यानी रिस्क को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उसमें दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक लाइक्लीहुड और दूसरा सिविरिटी, यानी वो रिस्क का चांस कितना है और उस रिस्क से फिर नुकसान कितना हो सकते हैं। आप टेबल में देख लो, एक साइड पे लाइक्लीहुड है और दूसरी साइड पे सिविरिटी है। लाइक्लीहुड में 5 तक फिगर से और सिविरिटी में भी 5 तक फिगर से। तो लाइक्लीहुड यानी जो चांस है वो उसमें जो 1 है एक्सट्रीमली अनलाइकली, यानी उसके चांस बिल्कुल न होने के बराबर है। यानी जो रिस्क है किसी जगह में आपकी कंपनी में या किसी जगह में भी एक ऐसा रिस्क हो
जो अगर उसको आप 1 देते हो तो इट्स मीन कि वो एक्सट्रीमली अनलाइकली, यानी उसके चांस जो है वो न होने के बराबर है। और दूसरा है अनलाइकली, यानी उसके चांस है लेकिन वो भी न होने के बराबर है। 3 है पॉसिबल चांसेस है, 4 है लाइकली, यानी चांसेस ज्यादा है, और 5 वेरी प्रोबेबली, यानी ज्यादा उसके चांस है। और इसके लिए एक हम लोग इस तरह लेते सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स के 1 जो है लाइक्लीहुड चांस जो एक्सट्रीमली अनलाइकली मींस कि हमारे पास 10 लाख वर्कर्स है। उन 10 लाख वर्कर जो है उनमें से अगर एक वर्कर को नुकसान पहुंच सकते हैं तो वो एक्सट्रीमली अनलाइकली है। ठीक है, तो उसको हम लोग फिगर 1 दे सकते हैं। और अगर उनमें से अगर 1 लाख में से, फिर अनलाइकली मींस कि 1 लाख में से भी अगर एक वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है तो उसको हम लोग फिगर 2 देगा। और पॉसिबल किधर हम देंगे रिस्क को, जब अगर हमारे पास वर्कर्स में से अगर 10,000 वर्कर में से एक वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है, यानी 10,000 वर्कर में से अगर एक वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है तो हम फिगर 3 देगा, तो वो पॉसिबल होगा। फिर जो 4 है लाइकली, वो उसके चांसेस ज्यादा है। इट्स मीन के 1,000 में से एक वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो लाइकली, यानी 4 फिगर आप लोग दे सकते हो। वेरी प्रोबेबल 5 फिगर, यानी 100 में से एक बंदे को नुकसान पहुंच सकता है। यानी 100 बंदे में से अगर आपके पास बहुत सारे वर्कर हो, और अगर आप कोई ऐसा जगह है कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, और आप उसको कैलकुलेट करते, आप समझते कि 100 बंदों में से इस एक बंदा उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको हम लोग 5 का फिगर देगा। ठीक है, और सिविरिटी ये है कि अगर 1 है तो वेरी माइनर इंजरी, 2 है फर्स्ट एड इंजरी, 3 है लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी मींस कि एक बंदा अगर जख्मी हो जाए काम के दौरान, अगर वो 3 दिन काम के लिए नहीं आता या 72 आवर्स, तो वो एलटीआई कंसीडर होगा, लास्ट टाइम इंजरी, और वो हम लोग रिपोर्ट करेगा। यानी वो हम लोग जो लीगल अथॉरिटी है या एनफोर्समेंट जो अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, फिर 4 जो फिगर है वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आप तभी देगा अगर आप उस रिस्क को देख ले कि इससे अगर किसी को नुकसान पहुंच जाए तो बंदा जो है वो हम लोग उसको अस्पताल लेके जाएगा और उधर वो एडमिट होगा। 5 जो है डिसेबल इंजरी, अगर कोई इस तरह का रिस्क या हजर जिससे डिसेबल, यानी कि कोई बंदा उससे माजूर हो सकते हैं, उसके हाथ पांव जा सकते हैं, उसके आंखें जा सकते हैं, या कोई और पार्ट्स जिस्म का, तो उसको हम फिर फिगर 5 देगा। ठीक है, आगे इस रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई इनटू सिविरिटी, यानी हम लोग ये जो रिस्क मैट्रिक्स है इसको रिस्क मैट्रिक्स भी है कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये आप लोग को हर जगह पे रिस्क असेसमेंट में नजर आएगा, लास्ट पे ये होता है। और ये किसी में फिगर्स दिया होता है, किसी में ए बी सी डी ई तक दिया होता है, या एफ, यानी वो 5 into 5, अगर ए बी सी डी एफ 5 into 5 में वो सब कुछ होते हैं, या आप फिगर आपको नजर आएगा, या जो अल्फाबेट्स है वो नजर आएगा, लेकिन सेम थिंग्स है। 5 into 5 इसको रिस्क मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस पे इसकी सिविरिटी है, और दूसरा जो एक्सिस है इस पे लाइक्लीहुड है। ये वही है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, और इसको आगे कलर्स दिए हुए हैं। एक है ग्रीन, जो डार्क ग्रीन है, उसका मतलब ये है कि अगर वो आप लोग लाइक्लीहुड में देते हैं तो आप इधर आके 1 अगर है, 1 और 2 एक्सट्रीमली अनलाइकली और 2 अनलाइकली।
ठीक है। और जो 3 है वो पॉसिबल है। और जो 4 है वो फिर लाइकली है, और जो 5 है वो वेरी प्रोबेबल ही है। ठीक है, यानी उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो रेड है वो हजर्स है, ये जो बिल्कुल रेड है वो हजर्स है जिसको हम लोग कंट्रोल करेगा, उस पे कोई भी बंदा काम नहीं करेगा। इस तरीके से जो ऑरेंज है उस पे भी कोई बंदा काम नहीं कर सकते। और फिर ये जो येलो है वो मीडियम हजर्स है, ठीक है, उसको भी हम लोग कंट्रोल करेगा। फिर जो लाइट ग्रीन है वो लो है, और जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है वो यानी वेरी लो है। ये जब भी हम ये जो मैट्रिक्स है जिसको यूज करेगा तो हम लोग जो हजर से या जो रिस्क है उसको इसी के लेवल से वो जब कैलकुलेट करेगा, अगर उसका फिगर 25 या 20 में आएगा तो उसको हम बिल्कुल उसको कोई भी बंदा उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ऑरेंज पे भी काम नहीं कर सकते। मीडियम को हम लोग देखेगा, उधर हम चेक करेगा क्या इस पे काम कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम उस रिस्क को चेक करके और उसको 0 तक लेके आए या एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आए। ठीक है, यानी वो रिस्क जो है हम लोग उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना चाहिए जब हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये रिस्क असेसमेंट जो है ये एक्टिव मॉनिटरिंग होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है वो रिस्क को 0 तक लेके आते हैं या एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आते हैं जिस पे वर्कर काम कर सकते हैं। ठीक है, देन हायरार्की, जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन से, इससे पहले हम लोगों ने अभी रिस्क इवैल्यूएट कर लिए। ठीक है, और रिस्क इवैल्यूएट के बाद डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशंस, यानी हम लोगों ने अभी आगे जो जाने हैं एहतियाती जो तदाबीर है या जो एहतियाती इकदामात है उधर उसी को डिसाइड करना है इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए हम जो है 5 तरीके यूज करते हैं, या उसको हम लोग जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इन्हें ये जो हजर है सबसे पहले इसको हम लोग एलिमिनेट खत्म करेगा, और अगर हम उसको खत्म नहीं कर सकते उसके बाद सब्स्टिट्यूट, जिन्हें वो रिप्लेस करेगा, कोई ऐसा चीज लेकर आएगा जिसमें हजर्स कम हो। ठीक है, अभी ये जूम का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा लॉग इन होते और इसको पढ़ते। ठीक है, दोबारा इमीडिएटली आप लोग भी लॉग इन हो जाए और मैं भी इसको फिनिश करके दोबारा लॉग इन होते। ठीक है।